आज हम प्लास्टिड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिड्स होते किन-किन में हैं। तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल द प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लेनॉइड्स। अब आपको पता होगा कि यूग्लेनॉइड्स किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं और इनका एक स्पेशल फीचर ये था कि यूग्लेनॉइड्स आर कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल सेल्स। तो इनके जो करेक्टर्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं, इसीलिए इनको एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो इसका जो प्लास्टिड्स वाला करेक्टर है, ये इसे प्लांट्स जैसा इसका प्लांट वाला करेक्टर है। तो इसके बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद जो प्लास्टिड्स हैं, इनका साइज काफ़ी लार्ज होता है, इसीलिए दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जो प्लास्टिड्स हैं उनका फंक्शन क्या है? जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कुछ सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स उनमें होती हैं, जो कि प्लांट्स को कुछ स्पेसिफिक कलर्स भी प्रोवाइड करती हैं। अब उनके पिगमेंट्स के बेसिस पे हमने प्लास्टिड्स को कुछ टाइप्स में बांटा हुआ है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो अगले पैराग्राफ में हम इन तीनों प्लास्टिड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, इनमें इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स होती है हमें पता होना चाहिए। तो इसमें क्लोरोफिल होती है और इसमें कैरोटेनॉइड की पिगमेंट्स भी होती हैं। अब इन पिगमेंट्स का फंक्शन क्या है? तो इन पिगमेंट्स का फंक्शन है कि ये ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी में काम करती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हमारा प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होती हैं, जैसे कि कैरोटीन हो गई, ज़ैंथोफिल्स हो गई, और भी बहुत सारी पिगमेंट्स इसमें होती हैं। अब इन पिगमेंट्स का काम क्या है? ये पिगमेंट्स प्लांट को येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट्स के अगर आप कोई भी कलर देखते हो, डिफरेंट कलर्स, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। उसके बाद तीसरा प्लास्टिड है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट हमारे इसमें कोई भी कलर नहीं होता, दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड्स, और दीज कैन वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। तो इनका शेप और साइज में भी ये बहुत वेरी कर सकते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? ये इनका फंक्शन होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट की हमें आगे तीन टाइप्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अमाइलोप्लास्ट। अब अगर हमने आपने सलाइवा की कॉम्पोजिशन पढ़ी हो, तो उसमें एक एंजाइम आता है सलाइवरी अमाइलेज। तो अमाइलेज शब्द को आप लिंक कर सकते हो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करना। उस सलाइवरी अमाइलेज में अमाइलेज का ये मतलब होता है। तो अमाइलोप्लास्ट में आप अमाइलो को स्टार्च से लिंक कर सकते हो कि ये स्टोर करता है स्टार्च को, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके एग्जांपल हमें दी हुई है कि पोटैटो। तो पोटैटो में अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं। अगला हमारा ल्यूकोप्लास्ट है जो है इलायोप्लास्ट। अब इलायोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल एंड फैट्स। अब इसको याद करने का तरीका आप यही समझ सकते हो कि इसमें ओ आई से आप लिंक कर सकते हो कि ऑयल्स एंड फैट्स इसमें स्टोर होंगे। जो तीसरा हमारा प्लास्टिड है वो है एल्यूरोप्लास्ट। अगर आपने सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ हो, तो उसमें एक स्ट्रक्चर आता है कि एल्यूरोन लेयर आती है, जो कि एंडोस्पर्म की मेम्ब्रेन होती है एक तरह से। तो वो मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है। तो इसमें भी एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करने में हेल्प करेगा। तो हमने ल्यूकोप्लास्ट के तीनों टाइप्स एक बार पढ़ लिए। अब हम अगले पेज से शुरू करते हैं ना। इस पेज पे हमें बताया गया है कि प्लास्टिड्स होते कहाँ पे, मतलब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स। सो मीजोफिल सेल्स में ही ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट अपने होते हैं। उसके बाद इनकी शेप्स के बारे में हमने बताया गया। तो दीज आर लेंस शेप हो सकते हैं, ये ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्कॉइडल हो सकते हैं, या फिर रिबन लाइक भी हो सकते हैं। उसके बाद हमें इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं कुछ। ऑर्गेनल्स हैविंग अ वेरिएबल लेंथ। लेंथ हमें दी हुई है 5 to 10 mm। विड्थ हमें दी हुई है 2 to 4 mm। और इनका नंबर भी वेरी कर सकता है, जैसे कि
एक हो सकता है क्लामाइडोमोनास में, और ग्रीन एल्गे में ये 20 to 40% हो सकते हैं इन द मीजोफिल। सो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। अब इसमें खास पॉइंट ये है कि जो इसका इनर मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल है, मतलब कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एज अ बैरियर ज़्यादा एक्ट नहीं करेगी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन कर सकती है एज अ बैरियर, क्योंकि वो लेस परमिएबल है। उसके बाद जो स्पेस हमारी इनर मेम्ब्रेन बाउंड करती है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो इसको हम डायग्राम में भी देखेंगे। उसके बाद स्ट्रोमा के अंदर हमें बहुत सारे फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक मिलेंगे, जिसको हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं। अब बहुत सारे थाइलेकॉइड्स के अगर हम स्टैक बना दें तो उनको हम ग्रेना कहते हैं, या फिर सिंगुलर के लिए ग्रेनम भी कहते हैं, और द इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं। अब इन फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स के अलावा हमें स्ट्रोमा लेमिले भी दिखा है। अब स्ट्रोमा लेमिले वो स्ट्रक्चर होगा जो कि दो थाइलेकॉइड्स को कनेक्ट कर रहा है ऑफ डिफरेंट ग्रेना। उसके बाद जो जगह हमारा थाइलेकॉइड का ल्यूमन, मतलब जो जगह हमारे थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर होगी, उसको हम कहते हैं, उसको हम मतलब द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन, उसको हम ल्यूमन कहते हैं। मतलब कि जो भी जगह हमारे थाइलेकॉइड के अंदर होगी उसको आप ल्यूमन कह सकते हो। अब जो स्ट्रोमा है वो कंटेन करेगा बहुत सारे एंजाइम्स जो कि हमें हेल्प करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। आगे वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि जो हमारी डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा के अंदर होती है, और जो हमारी लाइट वाली रिएक्शन होती है वो हमारी थाइलेकॉइड्स में होती है। अब हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें हमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर भी हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स भी होते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होती हैं, जैसे कि क्लोरोफिल। अब ये पिगमेंट होती कहाँ पे? तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो हमारे थाइलेकॉइड्स में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होना चाहिए। वो आपसे पूछ सकता है कि पिगमेंट कहाँ पे, थाइलेकॉइड में होती है, स्ट्रोमा में होती है, या कहाँ पे होती है। इसके बाद जो राइबोसोम है, वो हमारे साइटोप्लाज्म में तो 80s होते हैं, पर हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी 70s थे। अब आप एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में थे राइबोसोम, वो 70s थे या 80s? तो आप इसे कमेंट में भी बता सकते हैं कि अगर आपको याद है। अगर आपको नहीं याद तो आप हमारी माइटोकॉन्ड्रिया वाली वीडियो भी देख सकते हैं। सो अब हम एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इसकी दो मेम्ब्रेन्स होगी, एक होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन और एक होगी इसकी इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें थाइलेकॉइड होगा, जो कि एक मेम्ब्रेनस सैक है। जैसे इस एक स्ट्रक्चर को हम थाइलेकॉइड कहेंगे, एक को। अब बहुत सारे थाइलेकॉइड्स के हम अगर स्टैक ले लें तो उसे हम ग्रेनम कहते हैं। जैसे ये पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्रेनम कहेंगे, जो कि सिंगुलर है, और इन सारों को मिला के हम ग्रेना कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर दो थाइलेकॉइड्स को जोड़ेगा उसे हम स्ट्रोमा लेमिला कहेंगे। तो आप इस देख सकते हो कि ये दो थाइलेकॉइड्स को जोड़ रहा है, इसीलिए हम इसे स्ट्रोमा लेमिला कहेंगे। हमने पढ़ा था कि जो स्पेस हमारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली जगह होगी उसे हम स्ट्रोमा कहेंगे, वही यहाँ पे मेंशन भी है। तो इसी के साथ हमारा प्लास्टिड्स वाला टॉपिक खत्म होता है, and in the next lecture we will be discussing ribosomes and the cytoskeleton. So thank you.